हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशादुल क्लासेस में। दोस्तों, आज बात करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का, जिसका नाम है दोस्तों श्रम विभाजन जाति प्रथा। पूरी गहराई के साथ सारांश जानेंगे और दोस्तों इसके लेखक का परिचय जानेंगे। दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक। पूरी जानकारी के साथ आपको इस वीडियो को मैं बताएंगे दोस्तों आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं लेखक का परिचय। तो आइए दोस्तों जानते हैं लेखक का परिचय। दोस्तों, श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो लेखक है दोस्तों वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको पूछेगा कोई दोस्तों कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के विधा क्या हैं। आपसे पूछ देगा कि विधा क्या है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? निबंध। क्या बताएंगे दोस्तों? निबंध बताएंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? संविधान का जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है दोस्तों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश माहू एक दलित परिवार में हुआ था दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश माहू एक दलित परिवार में हुआ था दोस्तों। जाति जो था माहौरी डोम था ये जाति दोस्तों। तब भी देखिए हमारे संविधान के जनक बने ये दोस्तों। तो कुछ भी ज़िंदगी में असंभव नहीं, आप प्रयास करते रहिए, कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो लिखा है दोस्तों, लिखा है माता का नाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। क्या दोस्तों था? भीमाबाई। उसके बाद लिखा है दोस्तों पिता का नाम, पिता का नाम जो था दोस्तों वो था रामजी सकपाल। पिता का नाम क्या दोस्तों? रामजी सकपाल। उसके बाद है दोस्तों विवाह। विवाह 2006 में हुआ था दोस्तों रमाबाई के साथ। 2006 में रमाबाई के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विवाह हुआ था दोस्तों। आप याद रखिए और दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है दोस्तों बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, क्योंकि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। जन्म, पाठ के विधा क्या हैं, लेखक कौन है, माता के नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, विवाह कब हुआ, ये सारा चीज़ पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं आगे कि आगे लिखा है दोस्तों कि मैट्रिक पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब किए थे। मैट्रिक पास किए दोस्तों 1907 में। 1907 में मैट्रिक पास किए थे दोस्तों। 9वीं क्लास में इनका विवाह हो गया था, क्योंकि दोस्तों 2006 में विवाह हुआ था और 2007 में ये मैट्रिक पास किए। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जो थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ये हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। प्रथम भाषण का सम्मेलन 1936 लाहौर में ये किए थे दोस्तों। उसके बाद लिखा है विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट। विख्यात भाषण कौन सा है दोस्तों? एबिलेशन ऑफ कास्ट, जिनको हिंदी में अनुवाद जो किया दोस्तों वो किया ललई सिंह यादव ने। किसने किया दोस्तों इसके एनिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी अनुवाद? तो ललई सिंह यादव ने दोस्तों। उसके बाद है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रचना होता है दोस्तों, वो रचना क्या क्या है? तो रचना है दोस्तों वो जो है दोस्तों वो है द कास्ट इन इंडिया। दूसरे में है देयर मैकनीज। तीसरा है हु आर दे। उसके बाद लिखा है दोस्तों द अनटचेबल्स। पचमा लिखा है दोस्तों जरस एंड डेवलपमेंट ईटीसी। ये सारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवनी है दोस्तों। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हुई दोस्तों वो हुई दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसके बाद सारांश को जान लेते हैं और बहुत ही गहराई से सारांश को समझेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो आखिर तक आप देखते रहे। चलिए दोस्तों समझते हैं सारांश क्या होती है। सारांश को बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे और आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे। और दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए आए हैं चैनल पर दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सारांश को। लिखा है दोस्तों यह विडंबना की बात है कि
इस युग में भी जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं है। तो लेखक कहते हैं दोस्तों कि बहुत ही चिंता की बात है कि इस युग में भी जाति को बढ़ावा देने वाला लोग हमारे समाज में है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। बहुत ही चीज़ों के बावजूद जो समर्थन करते हैं दोस्तों, वो समर्थन करने का पहला जो उसका नियम है दोस्तों, वह है समर्थन के एक आधार है। कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्यकुशलता के लिए हमारे समाज में, है ना, श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। ये तो सही बात है दोस्तों कि ये जो है एक आदमी जो है दोस्तों, मान लीजिए एक आदमी सभी काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबको अलग अलग काम देंगे कभी हमारे समाज चल पाएंगे दोस्तों। इसी कारण ये जो हमारे जाति प्रथा को जितना लोग हमारे समाज का समर्थन करते हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं कि इसका पहला जो है समर्थन करने का, वो है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कि दोस्तों पहले जो है दोस्तों ये होता था कि हमारे दादा और किसी का दादा जो काम किए, जैसे हमारे दादा किसान थे, हमारे हमारे पापा फिर किसान हुए, फिर हम भी किसान काम कर रहे, ये चलता हुआ किसी का जो है अफसर, किसी का दादा था, उसका दादा फिर पापा की अफसर हुआ, फिर वो अफसर हुआ, इस तरह चलता हुआ दोस्तों। इसी कहते हैं जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आगे लिखा है दोस्तों, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आप आप आपत्तिक जनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। दोस्तों कह रहा है, आपत्तिजनक दुख जता रहा है लेखक, या और लेखक कह रहे हैं कि दोस्तों हमारे सभ्य समाज में जो जाति प्रथा है, वो बहुत ही श्रम विभाजन निश्चय ही बहुत अच्छा चीज़ है कि सबको अलग अलग काम देता है और हमारे समाज को चला रहा है। मगर दोस्तों बिन रुचि के जो काम को आदमी कहता है कि काम करो तुम, ये अच्छी बात नहीं है। उसमें आदमी को रुचि होना चाहिए, ये काम करूं कि ना करूं। मगर दोस्तों यहाँ जाति बाती के आधार पर बांट कर और उसी पहलू में उसको रख कर कहता है तुम यही काम करो, उसमें तुम्हारा कमाई हो रहा है कि नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं, तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा इससे मतलब नहीं है, मगर कहता है वही काम करो। दोस्तों आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है उसको सही से आपको समझाते हैं। लिखा है दोस्तों, भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व की कोई भी समाज में नहीं है। लेखक कह रहे हैं दोस्तों कि भारत की जाति प्रथा एक ऐसी विशेषता है जो श्रमिकों को, है ना, अरुचि तो देता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी उच्च नीच जाति पाति के आधार पर श्रम विभाजन को बांटा जाता है कि तुम ये जाति के हो, तुम नीच जाति के हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, है ना। इस तरह जो होता है दोस्तों विश्व के किसी भी समाज में नहीं है, जो हमारे भारत में पाया जाता है दोस्तों। ये हमारे लेखक भीमराव अम्बेडकर जी अपने दुख को जता रहे हैं और कह रहे हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है दोस्तों। श्रम विभाजन अस्वाभाविक इसीलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यवस्था या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा स्वयं चुन सके। दोस्तों व्यक्ति को इतना क्षमता दे कि वह अपना जो होता स्वयं चुन सके,
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। ये लिखा है दोस्तों कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टि जैसे माता पिता के सामाजिक स्थल के अनुसार पहले से ही अथवा गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। दोस्तों ये जाति पाति का एक और दोषी सिद्धांत ये है कि कोई भी काम को बांटा जाता है वो माँ के गर्भ से ही बांट दिया जाता है कि तुम इस जाति के में पैदा लोगे, तुम यही काम कर सकते हो, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हो, तुम मर जाओ कुछ भी करो वो मतलब नहीं समाज को, मगर तुम यही काम करोगे, यही ये कह रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले लिखा है दोस्तों, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपयुक्त होने के कारण वह भूखे मर क्यों न जाए। वो काम चले दोस्तों जो काम वो कर रहे हैं, या ना चले, वो धंधा बंद हो जाए, उसमें कमाई हो या ना हो, दूसरा काम वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आधुनिक युग यह स्थिति पर आती रहती है कि कभी धंधा दोस्तों चलता है, कभी ना भी चलता है। इसी कारण अगर दोस्तों दूसरा काम नहीं करे तो ऐसे में इंसान भूखे मर सकते हैं, और भूखे मरने के लिए हमारे समाज छोड़ देते हैं। ये हमारे लेखक भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि इसी प्रकार हमारे भारत में, हमारे समाज में, हमारे इस कुप्रथा जो जाति प्रथा हमारे समाज में अभी तक उपस्थित है, और इनको जो है बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। यही कहने के लिए चाह रहे हैं दोस्तों। आगे जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह सकता है। अब सोचिए, अगर मान लीजिए आपको कोई कह दे कि यही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है, कोई बिजनेस करना है, आपको वही काम करना है, अगर बिजनेस वो नहीं चले दोस्तों तो दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या भूखे मरिएगा कि नहीं मरिएगा, यही कह रहे हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें परगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आप दोस्तों वो बिजनेस में अगर मान लीजिए घाटा हो जाए, आप वो बिजनेस ना चले तो आप भूखा मर जाएंगे, आप बेरोजगार हो जाएंगे। यही कह रहा है दोस्तों हमारे भीमराव अम्बेडकर कि ऐसा समाज में कुप्रथा नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान जाति देखना चाहिए और समान अधिकार देना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं, आप समझ चुके होंगे, बढ़ते हैं अगले क्या लिखा है दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। पूर्ण लेख्य इसका अनुसार है दोस्तों कि इसमें श्रम विभाजन जाति प्रथा में मनुष्य का रुचि क्या है, कौन सा काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो इस जाति में लिए दूसरे जाति के काम करना चाहते हैं, अच्छा चीज़ बनना चाहते हैं, नहीं। ये हमारे समाज में ऐसी कुप्रथा है कि जिस जाति में आप जन्म लिए हो, जिस ख़ानदान में आप जन्म लिए हो, उसी ख़ानदान के उसी जाति का आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी कीजिए, आप मर जाइए, कोई ज़रूर नहीं है दोस्तों। ठीक है, यही है कि दूसरा है दोस्तों, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को तो दुर्भाग्य के ग्रस्त रहकर टालू काम या कम काम करते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, आगे क्या लिखा है उसके बारे में समझते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का ना दिल लगता है और ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये कुछ उसको दिखाई नहीं देता है दोस्तों। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा खतरनाक हमारे समाज में जो है दोस्तों, वो है जाति प्रथा। ये प्रथा हमारे समाज में बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही इंसानों को एक पेशा से बांध देती है, उसको सही रुचि से अपना काम न करने देते हैं। तो ये बहुत ही कुप्रथा हमारे समाज में ऐसा प्रथा है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्योंकि यह मनुष्य की अस्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व अथवा आत्मशक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। हमारे समाज में ऐसी ऐसी कुप्रथा है दोस्तों कि गरीबी अमीरी देखते हैं, तुम ये जाति हो वो काम करो, तो हम ये जाति है हम ये काम करेंगे, तुमको ये काम नहीं करने देंगे क्योंकि तुम ये जाति हो। ऐसी ऐसी कुप्रथा को हमारे भीमराव अम्बेडकर हटाना चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए ये इस लेख के माध्यम से, इस भाषण के माध्यम से दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में भाईचारा होना चाहिए, सब मिल मिलाप के रहना चाहिए, कोई भी ऊंच नीच गरीबी अमीरी नहीं होना चाहिए दोस्तों। यही कहना चाह रहे हैं दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों ये सारी जितना भी चीज़ अभी बताया आपको अगर समझ में आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, गहराई से जानते हैं अगले आगे क्या लिखा है दोस्तों। तो लिखा है दोस्तों, बाबा साहब के अनुकूल आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का होना आवश्यक है, क्योंकि आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए जो समाज के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित रहे। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका समान भागीदारी होना चाहिए। इसका ही दूसरा रूप लोकतंत्र है दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं हमारे समाज में ऐसे समाज, आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता और भाईचारा होना चाहिए। ऐसे हमारे सभी जाति का मेल मिलाप होना चाहिए। जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है दोस्तों, जिस तरह एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित रहते हैं, ऐसे हमारे समाज आदर्श समाज रहना चाहिए। बहुविध हितों में सबका समान भागीदारी होना चाहिए, कोई चीज़ में सबका समान भागीदारी होना चाहिए। और यह इसी का नाम है लोकतंत्र, नहीं तो हमारे देश लोकतंत्र नहीं बन सकते हैं। इसी के साथ इस सारांश को ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप सही से समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर नहीं समझें तो फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, सही से समझ लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट नहीं ले लीजिए, आप कॉपी पर उतार लीजिएगा और सही से आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए दोस्तों। अगर आपके पास बुक है तो एक बार बुक ज़रूर पढ़े, या बुक निकाल के दोस्तों इसको सही से देखें, हम क्या आपको समझाए, और अपना से खुद पढ़े दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद आपके बीच क्वेश्चन आंसर लाएंगे, उस क्वेश्चन आंसर को समझेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से इसी विदाई लूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।